डकी भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। एडवोकेट अब्दुल रहमान रांझा साहब, आप फरमा रहे हैं इंक्वायरी नहीं हुई, ये किस तरह एस्टैब्लिश होगा कि इंक्वायरी हुई या नहीं हुई? इसमें ये होता है कि समन करते हैं। इन्होंने एफआईआर में भी कहा है कि हमने इनको 13 जून को बुलाया है, लेकिन आज तक डक्की भाई के घर पे कहीं भी समन के आके अटेंड करें ये इंक्वायरी, उन्होंने कोई भी रिसीव नहीं किया। बहुत से YouTube चैनल्स के उन्होंने लिंक्स भी इसके अंदर शेयर किए हुए हैं कि जनाब ये वो वीडियोस हैं जहां पे ये ऐप्स को, वेबसाइट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। बैटिंग के साथ डक्की भाई का कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। 1xBet, इनकी ये क्लिप तो मैंने खुद देखी है जिसमें वो एक्चुअली कह रहे हैं लोगों को कि आप जाइए 1xBet के ऊपर जाके यहाँ आप डिपॉजिट कीजिए। वो किसी को कंपेल नहीं कर रहे, इंसाइट नहीं कर रहे, इंस्टिगेट नहीं कर रहे कि आप इसमें हिस्सा लें। आपने कभी 1xBet को प्रमोट किया? नो, मैंने भी नहीं किया। मैंने वो क्यों कर रहे हैं फिर? ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने वीडियो नहीं देखी। वीडियो मेरे पास मौजूद है। आईपीएल का मैच केकेआर और पता नहीं यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स किसी का हो रहा है। डक्की भाई जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनका क्या ताल्लुक इस चीज़ के साथ? मुख्तलिफ जैसे यूट्यूबर्स हैं, ठीक। यूट्यूबर्स हैं तो इनको कंटेंट्स आते हैं मुख्तलिफ साइट से कि ऐसे इसके ऊपर बेसिकली आप वीडियो बनाएं और प्रमोट करें जो है ना। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मनी लॉन्ड्रिंग को भी अट्रैक्ट कर सकता है ये, ऐसे ही है। ये आपके पास भी नॉलेज है? पता लगा, लेकिन अभी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं है। इस इंक्वायरी के अंदर एसेट सील भी हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी सील हो सकते हैं। बिल्कुल वो फ्रीज हो सकते हैं। कब तक डक्की भाई जो है वो आप उनको रिलीव करवा सकेंगे? कोई पता नहीं, 10 दिन बाद आ जाए। अच्छा, मे भी अगर रिमांड ज्यादा चले तो उनको महीना लग जाए। मुझे जो लग रहा है वो 2-3 हफ्ते तो कहीं नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो 7 साल तक हो सकती है। मैक्सिमम 7 है, उससे कम भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने आज से 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट किया जिसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी साहब, वो तशरीफ़ लेकर आए थे और उनसे हमने डक्की भाई का जो केस है उस सिलसिले में हमने उनकी राय जानी थी कि आखिर उनका ये केस किस बुनियाद के ऊपर है, कहाँ स्टैंड करता है और आगे डक्की भाई के ख़िलाफ़ जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है। सहाफ़ती जो इक़दार हैं वो हमसे डिमांड करते हैं कि दोनों साइड्स की स्टोरी जो है वो सुननी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, डक्की भाई ख़ुद तो जो है वो इस वक्त हिरासत में है या उनकी फैमिली की तरफ से कोई इस वक्त सामने नहीं आया। तो हमने जो उनके लॉयर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अब्दुल रहमान रांझा साहब, हमने उनको दावत दी है कि वो डक्की भाई के हवाले से ये केस कहाँ स्टैंड करता है और किस हद तक आगे जा सकता है, उनको हमने आज दावत दी है। रांझा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 21 साल का इनका माशाल्लाह बड़ा एक तवील तजर्बा है कोर्ट केसेस को हैंडल करने का। तो डक्की भाई के केस को भी यही हैंडल कर रहे हैं, डक्की भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। सर, मेरे लिए भी ऑनर है कि आपके पास आया हूँ, आपने मुझे बुलाया। रांझा साहब, फर्स्ट क्वेश्चन, डक्की भाई के अगेंस्ट आपके हवाले से अब तक तो आपके पास चार्जशीट भी आ चुकी होगी, एफआईआर की कॉपी भी आपके पास होगी, क्या चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर? एक्चुअली डक्की भाई, एक मैं डिटेल से बताता हूँ। डक्की भाई का एक पीका एक्ट है, उसकी सेक्शन 13, 14 और 25 और 26 के तहत इनके ऊपर एफआईआर हुई। अच्छा, इसमें एक्चुअली जो प्रोसीजर है, इसमें पीका का ये प्रोसीजर या जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये प्रोसीजर है कि पहले ये प्राइमरी जो है ना इंक्वायरी करते हैं। ये सारा प्रोसीजर बाईपास किया गया। इनको पहले दिन इसमें इंक्वायरी में बुलाते हैं, उनको समन करते हैं प्रॉपर, लेकिन वो समन बिल्कुल नहीं किया गया। इनको नोटिस देते हैं कि आप आएँ, आपके एप्लीकेशन है या कोई भी आपके पास कोई एग्रीव्ड पर्सन है वो हमारे पास आया है, तो ये आपके ऊपर एलिगेशंस हैं। सो 2 चीज़ें होगी, एक सबसे पहले इंक्वायरी होती है, समन होते हैं, ये दोनों बाईपास। जी सर, दोनों बाईपास किए। ये 16 तारीख की रात को डक्की भाई, सादुर रहमान इनका नाम है, ये आउट ऑफ द कंट्री जा रहे थे, तो इनको एयरपोर्ट पे रोका गया। कहाँ जा रहे थे? मेरे ख्याल से दुबई जा रहे थे जो है ना। इनको रोका गया और उसी टाइम नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को बुलवाया गया। इनका लिस्ट में नाम था जो प्रोहिबिटेड है, जिनको रोका जाता है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट उसमें था। ठीक। तो उसमें रोका गया और उसी टाइम एट द स्पॉट इनके ऊपर एफआईआर दे दी गई। अच्छा, एट द स्पॉट एफआईआर दी है। अच्छा, ठीक। उसके बाद जो एफआईआर में अगर एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ें तो इन्होंने कहा जी आप फेसबुक है, मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल्स हैं, उसमें लोगों को इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि आप बैटिंग करें। ठीक है। उसमें जो लेकिन जो पीका की एक्ट है, पीका एक्ट के तहत जो दफात लगाई गई हैं वो बिल्कुल इससे कोलैबोरेट नहीं करती। अच्छा। वो फिर इनको पकड़ लिया गया।
2 दिन का इनका रिमांड, संडे को रिमांड हुआ था 2 दिन का, उसके बाद दोबारा इनका रिमांड 2 दिन पहले हुआ 4 दिन का रिमांड। ठीक। उसमें लेकिन कोई भी ये पहले दिन इनको जब इन्वेस्टिगेट वो आए हैं, इन्होंने रिमांड 28 दिन का रिमांड मांगा था। उसमें जज साहब ने सिर्फ 4 दिन का रिमांड दिया, क्योंकि इनके पास कोई भी ये चीज़ रिकवर करके नहीं ला सके। अच्छा। एजेंसी वाले उसमें 28 दिन का रिमांड मांगा था, 4 दिन का रिमांड हुआ है। अच्छा। और उसमें जो इनके साथ जो रिकवरी इन्होंने डाली थी वो सिर्फ डाली थी एक मोबाइल फ़ोन और उनका लैपटॉप। ठीक है। ये इल्ज़ाम था इनके ऊपर। और इनके बाइनोमो हैं, फलां हैं, इनको कहा गया था FIR में था कि ये कंट्री हेड हैं। ये कहीं भी ये इस्टेब्लिश अभी तक नहीं कर सके कि ये कंट्री हेड हैं, ये बाइनोमो के साथ इनका तल्लक है, ये इनके नाम से रजिस्ट्रेशन हुई है। इनका जो मौक़िफ़ लिया गया कि बाइनोमो एक, मैंने उस दिन कोर्ट में बताया था कि बाइनोमो एक नेपाल से एक शख्स है, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक। ये तो एक किस्म के जो है ना उसे फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे, ये तो कंटेंट्स बनाते हैं वो सोशल मीडिया पे, तो वो जो है ना वो कर रहे हैं। इस तरह अगर हम देखें तो अब अभी रिसेंटली PSL गुजरा है, उसमें ये सारा काम हुआ है, वो उनके नाम की शर्ट्स लगी हैं, लेकिन इनका इससे रिलेशन नहीं निकल रहा। अच्छा। हाँ। 2-4 चीज़ें। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे वो चौधरी साहब तशरीफ़ लेकर आए थे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, NCCIA से। उन्होंने, आपने फरमाया कि जी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जनाब इंक्वायरी हमने जून से स्टार्ट कर दी थी और इंक्वायरी पूरी तरह हुई है, और इंक्वायरी करने हम एक एक करके चलते हैं जो आपने बात की। तो हम सबसे पहले इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी जो है जून से हमने शुरू की थी, और उसके अंदर हमने 6 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो है आइडेंटिफाई किया, जिसमें डकी भाई भी शामिल हैं। आप फरमा रहे हैं इंक्वायरी नहीं हुई, ये किस तरह इस्टेब्लिश होगा कि इंक्वायरी हुई या नहीं हुई? इसमें ये होता है कि समन करते हैं। आज तक इन्होंने FIR में भी कहा है कि हमने इनको 13 जून को बुलाया है, लेकिन आज तक डक्की भाई के घर पे कहीं भी समन के आके अटेंड करें ये इंक्वायरी, उन्होंने कोई भी रिसीव नहीं किया, ना उनको करवाया गया। उन्होंने कहा कि जी दो नोटिस हमने भेजे, सिर्फ नोटिस नहीं भेजे बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये आया कि जी इनको FIA ने बुलाया हुआ है। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन इनको कोई भी नोटिस इनको रिसीव नहीं हुआ। अगर आप नोटिस रिसीव ना करें, हाँ, रिसीव करने से इनकार कर दें, जो कि आपको पता है आपके यहाँ पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि समन किया जाता है, कोर्ट समन आते हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो फिर नहीं, इनकी तरफ गया ही नहीं है। ये तो आपका पॉइंट व्यू है। वो जाहिर बात है, वो जब पेश करेंगे रजिस्टर किया जाता है। खान साहब उन्होंने अपनी तरफ से तो अपनी जो है ना क्लैरिफिकेशन देनी थी ना, क्यों FIR हुई है। अच्छा। उन्होंने अपनी तरफ से बताना था। हमारे क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट को कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, कहीं भी उसकी जो है ना उसके घर पे नहीं गया, कोई भी उसको हुक्मनामा तलबी 160 के तहत देते हैं, CRPC के तहत, वो भी नहीं किया। अच्छा। हाँ। तो ये तो आप दोनों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं किया है, आप कह रहे हैं कि नहीं किया। ओके, यहाँ पे आगे नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएं। आपने फरमाया कि वो दुबई जा रहे थे, आर यू श्योर वो दुबई जा रहे थे? मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उनसे बात जब हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि दुबई जा रहे हैं जो है ना, या वाया दुबई कहीं और जा रहे थे, क्योंकि दुबई आमतौर पे ट्रांजिट भी होता है ना। ट्रांजिट होता है, अभी आगे की तो डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता कि वो कहीं जा रहे थे, पहले तो उन्होंने दुबई जाना था जो है ना। अच्छा, ठीक। जून से ये इंक्वायरी शुरू हुई, जून से लेकर अब तक उन्होंने कहीं और भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया? जी बिल्कुल, वो 15 दिन पहले चाइना गए हैं। अच्छा, चाइना गए हैं। कितनी देर का ट्रिप था? वो कुछ दिन रह के हैं, मेरे ख्याल से 1 वीक रह के हैं। तो फिर इसका मतलब है कि कम से कम 15 दिन पहले तक PCL में उनका नाम नहीं, बिल्कुल नाम नहीं था, इसीलिए उन्होंने इमिग्रेशन भी उन्होंने अगर इंक्वायरी स्टार्ट हुई होती, पहले की हुई थी, तो PCL में उनका नाम होता जी, जो वो कह रहे हैं कि जून में है जी, तो वो कोई इंक्वायरी स्टार्ट नहीं, अदरवाइज उनका नाम होता PCL में। इसका मतलब है कि पिछले 15 दिन के अंदर ही PCL में नाम डाला होगा। जी, ऐसे ही रोक दिया गया। जब ये जा रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर थे, अकेले थे या फैमिली भी साथ जा रही थी? ये अकेले थे, अकेले ही ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा, दूसरी अब आ जाए ज़रा, जो चार्जेस वगैरह लगे हैं, ये FIR की कॉपी मेरे पास, आपके पास भी होगी, आपने देखी होगी। इसमें तो बहुत से YouTube चैनल्स के उन्होंने लिंक्स भी इसके अंदर शेयर किए हुए हैं कि जनाब ये इनके ऑफेंसेस हैं, ये वो वीडियोस हैं जहाँ पे ये इन ऐप्स को या मुख्तलिफ साइट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो बेटिंग के साथ है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका जो ये जो चैनल्स को कर रहे हैं बेटिंग के साथ, इनका जो ज़ाती तौर पर ना डक्की भाई का कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, कोई भी जो है ना। इनकी एक वीडियो देखी है, अब मैं कॉपीराइट की वजह से उनकी वो वीडियो चला नहीं सकता, वरना पता लगे डक्की भाई मुझे स्ट्राइक मार दें। तो वो 1xBet, इनकी ये क्लिप तो मैंने खुद देखी है, जिसमें वो एक्चुअली कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाइए 1xBet के ऊपर जाके यहाँ आप डिपॉजिट कीजिए, और फर्स्ट डिपॉजिट करने वालों को जो है वो ये फ़वाइद भी होंगे, मतलब ही इज एक्चुअली प्रमोटिंग इट। तो वो व्हाट इज़ 1xBet? खान साहब, अगर ऐसे देखें कि कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, लोग ऐसे ही जो है ना बंदों को तो कहते हैं ना कि आप इधर इन्वेस्ट करें, फलां करें जो है ना, इस हद तक हो रहा है, वो किसी को कंपेल नहीं कर रहे।
انسائٹ نہیں کر رہے, انسٹیگیٹ نہیں کر رہے کہ آپ اس میں حصہ لیں. یہ بیسیکلی یوٹیوبر ہے نا. آپ نے کبھی 1xBet کو پروموٹ کیا؟ نو, میں نے بھی نہیں کیا, میرے کیمرہ مینوں نے بھی کیا. ایسے ہی ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ اچھا, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی. اب میں آپ کو کس طرح دکھاؤں؟ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ بعد میں دکھا دیجیے, ویڈیو میرے پاس موجود ہے. وہ بعد میں دکھا دیجیے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹھہرے, میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہیں پہ دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ ایسی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے, ورنہ وہ غلط امیج اس کا چلا جائے گا. اس کو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے. ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے تم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کی بتا دوں جو کہ ہے 1xBet, جہاں پہ آپ سپورٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہو. انڈین پریمیئر لیگ IPL جو ہے وہ ہو رہا ہے, جس کے اندر RR اور KKR کا میچ ہو رہا ہے 19 مئی کو. ڈپوزٹ اور ودرو بہت آسان ہے, اور پہلے ڈپوزٹ کے اندر آپ کو 39K کا بونس بھی ملے گا اگر میرا پرومو کوڈ استعمال کرتے ہو. تو نیچے میں نے کامنٹ کے اندر لنک دی ہوگی. اوکے, ٹھیک. اب یہ اس میں پرومو کوڈ تو ویسے بھی مختلف جو ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. جی, پرومو کوڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ IPL کے میچ کو, IPL کا میچ جو کہ KKR اور پتہ نہیں یعنی کلکتہ نائٹ رائڈرز کسی کا ہو رہا ہے, ڈکی بھائی جو کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر ہیں, ان کا کیا تعلق اس چیز کے ساتھ؟ وہ پرومو کوڈ عام طور پہ وہ لوگ تشہیر کرتے ہیں جو ایکچولی اس پرٹیکولر چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوں, یا کوئی اور ڈیل ہو جس کے, کیونکہ ہمیں بھی اپروچ کیا جاتا ہے مختلف کمپنیز کی طرف سے. مجھے کہا جاتا ہے, میں بیٹنگ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے جنرلی کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری یہ پروڈکٹ ہے, کپڑے ہیں, یہ ہے, آپ اس کو پروموٹ کر دیں اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. وی نارملی ڈونٹ ڈو دیٹ, وی آلموسٹ نیور ڈو دیٹ, کیونکہ ہمارا جرنلسٹ ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ ساری گفتگو سنی جس میں وہ ایکچولی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوڈ ہے, یہ آپ لگائیں اور جا کے پیسے بھی آپ ڈپازٹ. یہ پروموشن نہیں ہے تو اور کیا ہے اس میں؟ پتہ ہے خان صاحب, پتہ کیا ہے, یہ مختلف جیسے یوٹیوبرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں تو ان کو کانٹینٹس آتے ہیں مختلف سائٹ سے کہ ایسے اس کے اوپر بیسیکلی آپ ویڈیو بنائیں اور پروموٹ کریں جو ہے نا. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. یہ میں بتاتا ہوں نا. ابھی اس کا اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے جو FIR کی لینگویج ہے وہ کہہ رہے ہیں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, انسائٹ کر رہے ہیں. یوٹیوبر جتنے تک آپ خود سے سبسکرائب نہیں کریں گے, اگر آپ کا چینل ہے خان صاحب, مجھے کوئی انسٹیگیٹ تو نہیں کر رہا نا, آپ کو میں نے سبسکرائب کرنا ہے, اپنی مرضی سے کرنا ہے. تو واٹ از دی ڈفرنس بٹوین انسٹیگیشن اینڈ پروموشن؟ سر, انسٹیگیشن کے آپ کمپیل کر رہے ہیں کسی کو. کمپیل, وہ ڈکی بھائی نے کسی کی وہ تو بندوق تو نہیں رکھی ہوئی نا, لیکن اس طرح تو پھر اس کا مطلب ہے TV کے اوپر بھی اگر اشتہار چلے اور ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلنا شروع ہو جائے کہ جناب یہ بیٹنگ کی ایپ ہے, آپ جا کے یہاں پہ اس کو سبسکرائب کیجئے, یہ ہے پرومو کوڈ اس کا, تو کل کو پھر اس کے بارے میں بھی کہہ دیا جائے بھائی جان وہ سپورٹ تو نہیں کر رہا, وہ تو صرف ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے نہیں کرنا نہ کریں. نہیں, اس میں انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہم نے تو رہنا ہے کہ صرف FIR کیا تک, اور جو ان کے پیکا ایکٹ میں ان کو دفعات لگائے ہوئے. جی, ٹھیک ہے نا. شوڈ آئی ریڈ دی FIR؟ جی بالکل پڑھیں. Consequent upon inquiry number 2932/2025 جو کہ ایکچولی اسٹیبلش کرتی ہے کہ انکوائری ہوئی ہے, آپ فرما رہے تھے انکوائری نہیں ہوئی, ڈیٹڈ 13/6/2025 یعنی کہ 13 جون 2025, registered on receipt of an information from reliable sources that some social media influencers, activists and YouTubers, by taking the benefits of their norms through their video promotions over social media, uses to provoke the general public to invest with gambling and betting applications for their own monetary benefits. The general public, on the basis of social media activities by these YouTubers, social media influencers, forcefully invested money through these promoted applications, apps, due to shortcomings in their earnings and downfall in national economy, but later on they deceived and affected heavy losses upon their investments and deprived their hard earnings. One of the social media activists, namely Sadur Rahman alias Ducky Bhai, son of Zulfikar, आगे उनका address और ID card number है, promoted different gambling and betting applications including Binoma, 1xBet, Bet365 और B9 Game. تو یہ وہی چیز ہے نا, اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا, اس میں فورسیبلی بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہاں پہ فورس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف جنرل پبلک میں سے ان کے ساتھ جو ایگریوڈ ہے کوئی بھی کمپلینٹ نہیں آیا. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بینیفٹ مانیٹری میں ان کو لاس ہو رہا ہے؟
इंक्वायरी तब इनिशिएट हो कि जनरल पब्लिक से कोई आए, एक भी कंप्लेंट इनके खिलाफ प्राइवेट नहीं है, न एग्रीव पर्सन है। स्टेट पार्टी नहीं बन सकती? सर स्टेट ने उन्होंने कहा कि रिलायबल सोर्स है, स्टेट तो पार्टी बन सकती है, लेकिन आपने पहले देखना है, उन्होंने कहा कि एग्री जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। हाँ। जनरल पब्लिक में से कोई भी बंदा रहेगा, वो सारा किसका लग कर रहे हैं? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में से तो फिर भी खुद भी कोई इन्वॉल्व हो जाएगा ना, अगर वो आएगा। हाँ। अगर वो कंप्लेनेंट के तौर पे आएगा, हाँ। तो वो तो खुद भी जुआरी बन जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर अभी देखिए, अगर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं कहता हूँ जनाब मैंने डकी भाई को देखा, मैंने ऐप डाउनलोड की, अकाउंट बनाया, पैसे इन्वेस्ट किए, और उसके बाद वन फाइन डे मुझे टीवी पता लगा ओ डकी भाई अरेस्ट हो गया, मैं पागल हूँ, मैं आऊँगा NCCI के पास कि जनाब मैंने भी जनाब पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने कहा भाईजान तुसी भी अंदर चलो। इसमें मैं बताता हूँ। बेसिकली नैब के लॉज देख लें, नैब में जितने तक एप्लीकेशंस ना है ना इज ऑन वो नहीं करते, जितने तक इनमें कोई भी एग्रीव पर्सन नहीं है। हमने तो ये देखना है FIR की लैंग्वेज क्या है। दोबारा बताइए नैब का क्या फर्क? नैब के किया होता है कि आपके पास एग्रीड पर्सन उनकी एक तादाद है कि उसके हिसाब से आए तो वो इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं। ठीक। इसी तरह ये है कि इन्होंने कहा कि जनरल पब्लिक में से आज तक कोई बंदा नहीं आया। ठीक। आज तक ये नहीं हुआ कि नैब ने ऑन की है, कोई एक अद्धा केस हो सकता है। इंक्वायरी वो तब स्टार्ट करते हैं जब उनमें से जनरल पब्लिक में से जब लॉस हो किसी को। नॉट एंटायरली ट्रू। हाँ, नैब खुद भी करता है, नैब वो भी एप्लीकेशन पे करता है। नहीं, वो एप्लीकेशन जो है वो उसके ऑफिसर की भी हो सकती है। नहीं वो तो एक डिफरेंट हो गया ना। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो ठीक है वो, लेकिन वो डिफरेंट है। हाँ। जनरल पब्लिक उन्होंने अगर आप लैंग्वेज देखें FIR की कि जनरल पब्लिक को नुकसान हो कर रहे हैं, और ये उसमें जनरल पब्लिक में से एक भी एग्रीड पर बंदा नहीं आया। और दूसरी बाइनोमो दियत का केस जब होता है जी। कत्ल होने वाले और कत्ल करने वाले के दरमियान मामला तय होता है, आउट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ सेटल हो जाता है। जी हो जाता है। उसके अंदर भी स्टेट ने पोजीशंस ली हैं कि नहीं जनाब ये नहीं होगा, कंप्लेंट चलेगी आगे, चाहे आपकी सेटलमेंट हो गई है, चाहे आपकी वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हाँ। उसमें फिर वो जो बेसिकली 302 है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हाँ। जब आप कंपाउंड कर देता है, मुद्दई कंपाउंड कर देते तो उसके लवाकिन कर देते तो वो केस फिनिश हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने ऐप्स बताई हैं जैसे बाइनोमो है, बाइनोमो से किसी सूरत में ये कह रहे हैं उनके कंट्री हेड है, इनका आज तक ये कल परसों तक की इन्वेस्टिगेशन में इनका कोई तलक नहीं है। कंप्लेनेंट नहीं है आपका, बेसिक असल मुद्दा ये है कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है। रियासत खुद और रियासत मैं बताता हूँ। दूसरी ये है कि मैं तो ये कहूँगा वो वाइट कॉलर हैरेसमेंट है। एक मिनट मुझे गाइड कीजिएगा, मैं आपके सामने एक केस बिल्ड करता हूँ, मुझे बताइए उस पर क्या होगा। किसी पार्क के अंदर 5 बंदे मिल के लूडो के ऊपर जुआ खेल रहे हैं, पुलिस छापा मारती है, पकड़ लेती है, केस नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? कंप्लेनेंट ही कोई नहीं है। नहीं उसमें मैं बताऊँ। हाँ। उसमें कंप्लेनेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपके वो आपने एट द स्पॉट उनको पकड़ा है। देयर यू गो। ठीक है ना। नहीं इसमें एट द स्पॉट कोई नहीं है, एयरपोर्ट पे पकड़ा। इसमें 4-5 बंदे हैं। अच्छा। एयरपोर्ट पे इनको पकड़ा है। आप जो बाइनोमो जो मुख्तलिफ ऐप्स बता रहे हैं, इसका आज तक ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इनमें कोई भी रिलेशन नेक्सस नहीं बना सादुर रहमान के साथ। मुझे सिर्फ ये जो दोनों केसेस मैंने बताए आपके कि 5 लोग जुआ खेल रहे थे, वो एट द स्पॉट पकड़े गए। यहाँ पे अगर कोई उसे प्रमोट कर रहा है, उसकी वीडियोस ये मैंने भी आपको वीडियो दिखाई। मैं बता ये मतलब कि एट द स्पॉट उसमें जो पैसे वो पकड़ते हैं। अगर वैसे वो अगर आप लूडो सिंपली देख रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई सबूत होता है, वो कहते हैं कि यार जनाब ये लूडो के ऊपर इतने पैसे लगे हुए सामने, तो तभी इनके ऊपर पर्चा देते हैं। अगर वो चले आपके ज़हन में जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होंगे, अभी तो केस चल रहा है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होंगे, जज साहब पूछेंगे कि ये बताइए डकी भाई ये क्यों 1xBet को प्रमोट कर रहे हैं, या ये क्यों प्रोमो कोड शेयर कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? नहीं इसमें तो पता क्या है, इसमें अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बताइए। पहले तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो ऐसी हैं वेबसाइट्स हैं उनको बैन करें। ये मैं बताता हूँ। उसके बाद पब्लिक में अवेयरनेस आनी चाहिए कि इनको देना चाहिए कि भाई इनके ऊपर ना करें। अच्छा आपके इल्म में शायद 2 दिन पहले गवर्नमेंट को चाहिए कैंपेन चलाएं डकी भाई की बात मत सुने। हाँ बस ठीक है। मैं जो भी है डकी भाई हैं, कुछ और रजब भट्ट हैं, जो भी हैं, कोई भी है। अच्छा आपके इल्म में शायद हो कि 2 दिन पहले PTA ने ये वेबसाइट ये 2 दिन पहले सिर्फ बैन की है। ठीक है। इनको अव्वल तो जो है ना ये तब आती हैं पब्लिक तक, तब आती हैं कि जब PTA की वो प्रोसेस से होके आती हैं। पहले बैन क्यों नहीं की? ठीक है ना। तो ये जस्टिफिकेशन इस बात की क्योंकि आपने बैन नहीं की, अवेलेबल थी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए, तो इसलिए अगर कोई उसको प्रमोट भी कर रहा है तो उसमें गलत नहीं है। अच्छा, तो कल को इस तरह खान साहब कल तो फिर इस तरह को कोई पॉर्न साइट्स को भी प्रमोट करना शुरू कर देगा। आप कहेंगे क्योंकि आपने पॉर्न साइट्स को बंद नहीं किया। आपको पता है कि पॉर्न साइट सारी इन्होंने बंद कर दी हैं।
अच्छा, मेरे ख्याल में सारी कर दी हैं, तकरीबन जो पाकिस्तान में तो क्योंकि access वहाँ तो नहीं है, रोज़ाना भी बनती है ना। वो रोज़ाना, लेकिन इधर कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक, लेकिन ये जस्टिफिकेशन इस बात की कि चूंकि आपने बंद नहीं सर किया। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो बाइनोमो या जो भी ऐप्स आप बता रहे हैं, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है डक्की भाई का। मैं इसीलिए तो हैरान हूँ कि मुझे क्यों नहीं प्रोमो कोड मिलता। यही बात है। मुझे मतलब अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, लेकिन इनकी जरूरत नहीं हुई कि मुझसे कभी रब्ता करें और वो कहें जी 1xbet को आप प्रमोट करें, आप प्रोमो कोड जो है वो दें। डकी भाई क्यों? मेरा दोबारा वही सवाल है, डकी भाई क्यों? आपने डकी भाई से पूछा होगा कि डकी साहब ये आपने ये वीडियो क्यों बनाई, आप इसमें क्यों बैठ के कह रहे हैं कि जनाब लोग जाएं इधर जाके पैसे लगाएं और पहले जमा कराने वाले को इतने पैसे मिलेंगे। यू मस्ट हैव आस्क्ड हिम ना, आपके क्लाइंट हैं वो, आपने पूछा उनसे? नहीं, मेरी इस हिसाब से अभी मुलाकात नहीं हुई डिटेल में, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे हुई है सिर्फ रिमांड किया था, वो भी उनको कोर्ट में ला के कटहरे में खड़ा किया है। अच्छा। उसके बाद पुलिस वाले उनको ले गए। आपकी अभी तक 1-on-1 डकी भाई से नहीं मुलाकात बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई मेरी, उनकी कोर्ट में ही हुई है। तो उससे जो डॉक्यूमेंट वो मुलाकात करवा ही नहीं रहे जो है ना। अच्छा, वकालतनामा तो साइन हो गया है? जी बिल्कुल साइन अच्छा, हुआ वो है। साइन है। अच्छा, मैंने कहा शायद वो भी ना हो। ये असल में ये चीज़ें इस्टेब्लिश होनी है जब प्रॉपर उनके पास एविडेंस हो। हम ये जो FIR है ना, ये जो FIR है, इससे आगे पीछे नहीं जा सकते। चलें इसी FIR पे आ जाते हैं। ये मेरे सामने ये उसका ये डिटेल्स है। पहला सफ़ा है। 26 मुख्तलिफ इनके यूट्यूब के जो पेजेस हैं, यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, उसके लिंक्स शेयर किए गए हैं। इसमें कम से कम मुझे 26 नज़र आ रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हूँ। ये 26 खोल के मेरे देखें। ख्याल से पीछे वाली साइड पे भी है। नहीं, ये आपके पास आधी है। वो मेरे पास आधी है ये लेकिन 26 भी हैं। ये 26 खोल के देखे आपने? मैंने 1-2 देखे हैं। क्या था उसमें? उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे इस्टेब्लिश हो कि डक्की भाई जो है ना मुकम्मल ये कर रहे हैं जो है ना। मैं क्या कर रहे हैं उसके, तो कुछ तो कर रहे होंगे वो। नहीं, मैंने 1-2 देखी, उसमें तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। नहीं, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो वीडियो सुनाई, वो तो मैंने पहली दफ़ा देखी है। आपने पहली दफ़ा देखी? पहली दफ़ा देखी। तो मैं पहली दफ़ा कोई प्रूफ लेकर आया हूं आपके सामने? नहीं, आप प्रूफ नहीं लेके आए। इस चीज़ में अब ये इस्टेब्लिश करना है कि ये जुर्म है या नहीं है। ये वीडियो मैंने ना चला दी। अब समझें, चलें इस पे भी कल जब ये आएगा, लेट्स से, अब जारी बात है क्योंकि अब ये पॉडकास्ट का हिस्सा बन गया, मुझे नहीं पता ये वीडियो का लिंक इसमें है या नहीं है, लेकिन जब इस वीडियो को कोर्ट में कल चलाया जाएगा या परसों चलाया जाएगा या जब भी चलाया जाएगा, इस पे आपकी क्या दलील होगी? इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चलाता है, आया कि वो क्या चलाएंगे जो है। दोबारा सुनाऊं आपको? नहीं, वो मैंने तो देख लिया है। हाँ। अभी मैंने पहली दफ़ा देखी है। इसका हम जो है ना डिफेंस लाएंगे कि ये आया कि ये जुर्म बनता है कि नहीं बनता जो है। आप डकी भाई से पूछेंगे ये बात? नहीं, मैं खुद ही देखूंगा डक्की कि भाई आप से प्रोमो कोड क्यों दे रहे हैं? आप प्रोमो कोड क्यों दे रहे हैं, किस नीयत से दे रहे हैं, हाँ, क्या आप किस नीयत से दे रहे हैं? अच्छा, तो अभी तो फिलहाल जाहिर बात है आपके क्लाइंट हैं, आपने उनको डिफेंड भी करना है। अब ये बताइएगा, गाइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी जब चौधरी साहब से बात हुई जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा ये चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं। बढ़ने से मुराद ये ऑफेंसेस और भी हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को भी अट्रैक्ट कर सकता है ये। ऐसे ही है। ये आपके पास भी नॉलेज है? जी, ये पता लगा, लेकिन अभी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं है। अभी तक नहीं है? अभी तक या नहीं कम है। से कम आपको प्रोवाइड नहीं की? नहीं, प्रोवाइड नहीं की गई। प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि ये जब वो लाए हैं उनको बिल्कुल बात नहीं करने दी गई। अच्छा। हाँ, उनको बिल्कुल कि ये किसी से बात ना करें। उनकी मिसेज को भी इवन उनसे आपके शायद इल्म में परसों उनको भी नोटिस किया था। जी, ठीक है ना। वो तो सिर्फ उनको उनकी गवाही लेने के लिए कि मतलब आपकी वो मुलजमा नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। उसमें एक उनको नोटिस दिया गया था कि ये सवालात के जवाब दें। अच्छा, ठीक है ना। ठीक। तो उन्होंने उसमें कई चीज़ें हैं कि वो रिलेट कर रहे थे डक्की भाई से। अच्छा, वो हालांकि घरेलू खातून है। ठीक है। तो फिर कल उनकी हमने प्री टेस्ट बेल करवाई है। जी, ठीक है ना। और फिर वो पेश हुई? जी, वो कल पेश हुई हैं। कितनी देर इंक्वायरी? उनके नहीं, वो कल तकरीबन 3 से 2-2.5 घंटे हुई है। 2-2.5 घंटे? हाँ, ये खबर हमने दी थी ऑलरेडी, क्योंकि 2-2.5 घंटे उनसे इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी की है। फैमिली मेंबर्स और भी गए थे साथ? नहीं, वो ही गई थी। अच्छा। वो डक्की भाई के भाई थे। अच्छा। वो बाहर ही रुके हैं। अच्छा। उसमें क्वेश्चन आंसर है, वो उनको बाहर नहीं लाने दिया गया। तो उनमें उन्होंने ये बताया कि मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है, जो भी उनके क्वेश्चन थे। अभी तक नोटिस फैमिली में से सिर्फ बेगम को आया या दीगर? सिर्फ बेगम को आया, क्योंकि उनकी डक्की भाई की वीडियोस के अंदर उनकी वालदा वालिद वो भी नजर आते रहे, भाई। हाँ जी, ये फैमिली मेंबर्स भी नजर आते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ बेगम को, मिसेस को हुआ है। मिसेस को दिया। इंक्वायरी के बाद क्या NCCI की जानिब से बताया गया कि हम इनको भी शामिल कर रहे हैं चार्जेस के अंदर या नहीं? नहीं, अभी तक हमें कोई बताया नहीं गया, कोई ऐसा नहीं। और अभी तक वो उनकी मिसेस को भी कल नहीं बताया गया कि कोई आपकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत हुई तो दोबारा बुलाएंगे आप। उनकी जानिब से जो मिसेस के हवाले से जो बर्ताव था वो ठीक था? कोई बदतमीजी तो नहीं हुई? नहीं, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। उनके NCCI की जानिब से कोई ऐसी? नहीं, वो यही बता रहे हैं। उन्होंने कहा है जैसे वो ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, वो तो कोई भी करता है जो है ना। हाँ, वो तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। ये इनकी जो बेल है वो कब तक के लिए? ये
30th तक है, 30th ऑफ अगस्त अगस्त तक के लिए। अच्छा, डकी भाई के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने फरमाया कि आप की तो डायरेक्टली अभी कोई ऐसा मीटिंग नहीं हो सकी, कोई तशद्दुद भी हुआ है क्या उनके ऊपर? नहीं, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया कि जनाब उनके ऊपर बहुत मारा गया, उन्हें बड़ा तशद्दुद हुआ है, लेकिन आप बतौर एक वकील कंफर्म कर रहे हैं? सर मैंने परसों जब वो कोर्ट में खड़े थे तो मैंने उनसे पूछा सर ये आप वाली इन्फॉर्मेशन हमने भी देखी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा जी कोई तशद्दुद। मैंने कहा कोई तशद्दुद, अगर तशद्दुद हुआ होता तो हम लाजमी बात है मेडिकल करवाते हैं। कल तक की आपके पास, परसों तक की अपडेट है, मेरे पास कल तक की अपडेट है। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 24 घंटे में उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया गया। जी ऐसे ही है, वरना आमतौर पे जिस्मानी रिमांड पे क्या ऐसा होता है? जो जिस्मानी रिमांड पे वो 302 के या डकैतियों के तो मुलजम नहीं है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। कोई भी ला या कोई भी एजेंसी सोशल को मीडिया इजाजत नहीं होती मैं एक्चुअली इसलिए कि वो तशद्दुद करें। एग्जैक्टली मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के रंग बैठे हुए हैं। नहीं, सो इट्स बेटर कि आप इसको क्लियर करें। ऐसी कोई बात नहीं है ना, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मैं आपको मतलब कि परसों तक बता रहा हूँ, कल की आपके पास इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मेरे पास कल उनकी मिसेज भी गई थी, अल्लाह करे आज भी वो खैर जी ठीक हो जो है ना। हाँ, अभी 23 को उनको दोबारा पेश करना है रिमांड के लिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो PCL है जिसकी वजह से इनको बाहर नहीं जाने दिया गया, इसकी रिमूवल की भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं कि इनका नाम जी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो अंदर है कि अभी उन्होंने जाके सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आप बेल चाह रहे होंगे। बेल जब वो जुडिशल होते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह बेल के लिए। कितनी देर आपके ख्याल में डकी भाई और कितनी देर रेस्ट रह सकते हैं? अच्छा, जो नया ला आया है उसके पहले तो रिमांड होता था थोड़ा जी, अभी 90 डेज तक इनको रिमांड, ये 2-3 दिन पहले ही हुआ है जी। 90 डेज तक ये रिमांड ले सकते हैं एजेंसी वाले। ठीक। पहले इन्होंने 30 दिन का लिख के लाए थे, उस दिन ड्यूटी जाई थी, उन्होंने सिर्फ 2 दिन का दिया था। आजकल एक्चुअली हमारी सिवाय जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स है और सेशन कोर्ट्स में हॉलीडेज चल रहे हैं, समर वेकेशन। ठीक। फिर वो नईम भट्टू साहब है, उनके पास पेश किया था, तो ये 28 दिन का लिख के लाए थे। कि हमें वो फिर 4 दिन मिला था। तो अभी तक टोटल इनको सिर्फ 6 दिन का इनको होना है, परसों तक इनका 23 तारीख को पूरा होना है। अच्छा, ये आप लोगों ने जब कोर्ट में भी लास्ट आप हेयरिंग पे पेश हुए तो आपने वो मतलब पूरा केस जो है वो ड्रॉप करने के लिए भी आपने आर्गुमेंट किया था या सिर्फ बेल के लिए? सर नहीं, मैंने तो उनके लिए किया था कि ये डिस्चार्जगी का केस बनता है, इनको डिस्चार्ज किया जाए। जी हाँ। मैंने जय साहब को एक वो सेक्शन पढ़ के दिखाया था। मैंने कहा ये सेक्शन देखें और इसकी FIR की लैंग्वेज देखें। ठीक। ये ग्राउंडलेस है, इनका कहाँ से इससे रिलेशन निकल रहा है। ठीक है ना। ठीक। तो वो जय साहब ने कहा जी ठीक है, वो जो है ना, लेकिन वो फिर कोर्ट्स की अपनी मर्जी होती है। ठीक। उन्होंने वैसे कुछ चीज़ें हमारी मानी, कुछ उनकी मानी। अच्छा, ये अदरवाइज वो जो फैसलाबाद वाला केस है उसमें ज़्यादा दिन भी रिमांड होते रहे हैं। वो फैसलों के जो चीज़ उनमें 10-10 दिन का होता रहा है। ये बताइए कि अभी तक ये पता लगा है कि इनके यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कोई लिस्ट आई है आपके पास? नहीं, उसकी लिस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक NCCI जो है वो इस तरफ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इनका पाकिस्तान में कितना एसेट है, पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान से बाहर कितना पैसा बना के इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह में रखा। आपको तो खान साहब ज़्यादा पता होगा कि मेरे ख्याल से ये सबसे बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में जिनकी जी माशाल्लाह। तो सब्सक्रिप्शन के आपको पता है इनको कितने पैसे आते हैं। जी ठीक है ना। जी। तो लेकिन ऐसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने आते हैं, लेकिन कुछ अंदाजा होगा, कुछ आइडिया है। कुछ आइडिया। उन्होंने एक दफ़ा किसी इंटरव्यू के अंदर रिसेंटली, मुझे नहीं पता कितना पुराना इंटरव्यू, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 8 फिगर आता है, मतलब पर मंथ जो मुझे पैसे आते हैं वो 8 फिगर का मतलब करोड़ से ऊपर ही है। 10 मिलियन से ऊपर, 10 मिलियन से ऊपर है, करोड़ से ऊपर है। अब पता नहीं, अल्लाह लग रहे और दे उन्हें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन आपको भी आइडिया नहीं है कि उनके एसेट्स कितने होंगे? जी कितने हैं, जो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक। उनके नाम पे हैं, कितने नाम पे नहीं है वो मुझे। ये बताइए कि इस इंक्वायरी के अंदर आपकी राय है, ऑब्वियसली आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता है, एसेट सील भी हो सकते हैं? एसेट्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी सील हो सकते हैं? बिल्कुल, वो फ्रीज हो सकते हैं, फ्रीज किए जा सकते हैं। किस बेसिस पे आपके ख्याल में ये जो दफात यहाँ पे लगी हुई है? मुझे ये बताया गया कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 7 साल तक हो सकती है। एक जो 13 है ना उसकी 7 साल है, 7 साल। जो दूसरा एक है उसकी 2 साल है, एक की 6 माह है, एक की 3 माह है, इसमें 420 भी है, 420 भी लगी है, हाँ जी, और 494 भी है। ठीक है, और एक 294 भी है, और एक की सिर्फ 50,000 जो है ना फाइन है। ठीक। सो मैक्सिमम अगर हुई भी, अल्लाह वैसे तो आपके क्लाइंट हैं, मैं नहीं चाहूँगा उनके लिए कोई बुरा हो, लेकिन 7 साल तक मैक्सिमम जो है 7 साल, वो भी बाद में ट्रायल में जाके होनी है। हाँ, ट्रायल में जाके, ट्रायल में वो अगर एविडेंस उसके खिलाफ एस्टेब्लिश होती है तो तब होगी। ठीक। ये मैक्सिमम 7 है, उससे कम भी हो सकती है। आपके साथ कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी शेयर की गई? नो, कोई अभी तक ये नहीं बताया, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट। क्योंकि इन्होंने मुझे चौधरी साहब ने ये बताया कि जनाब 6 यूट्यूबर्स हैं, वो 6 कौन हैं
اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی انکوائری کے اندر ہم نے سارا کچھ نکالا ہے. سو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا صرف ڈکی بھائی کے علاوہ باقیوں کے بھی پتہ ہے آپ کو کہ کون کون؟ رجب بٹ کا نام ہے. رجب بٹ کا ہے اور میرے ویسے علم میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بندہ جو ہے نا ایٹ دا اسپاٹ ہمیں کو پبلک کو نہیں پتا, آپ کو شاید انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہو. انہوں نے 2 ہی نام بتائے تھے, انہوں نے کہا 4 آپ نام پوچھیں مجھ سے, جبکہ میں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے نہیں بتایا. کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنے میں کیسے بتائیں گے آپ کو؟ ہاں نہیں, لیکن وہ تو رجب بٹ کا نام بھی تو آ گیا نا. رجب بٹ آلریڈی وہ مطلب انٹرسٹنگ بات ہے نا, رجب بٹ اور ڈکی بھائی جو سب سے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے نام آ گئے, جو باقی والے ہیں ان کے سب سے پہلے بڑوں کو کنٹرول کرنا ہے نا. اچھا, تو اس وجہ سے واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کب تک ڈکی بھائی جو ہے وہ آپ ان کو ریلیو کروا سکیں گے وہاں سے اس ساری پرابلم میں؟ خان صاحب اس میں یہ ہے کہ ابھی سب سے پہلے ایک جو چیز ہوتی ہے کہ ابھی ریمانڈ کتنی دیر چلتا ہے. ریمانڈ اگر ہماری تو کوشش ہوگی وہ پرسوں جوڈیشل ہو جائے. ٹھیک, جوڈیشل کے بعد ہم ان کی بیل رکھیں گے. بیل میں آپ کو پتہ ہے نوٹسز ہوتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے, اس میں بحث ہوئے گی. اگر سیشن کورٹ سے بیل ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج صاحب جن کو اختیار دیا گیا ہے سائبر کرائمز کا, وہ سنیں گے تو وہ کوئی پتہ نہیں 10 دن بعد آ جائے. اچھا, مے بھی اگر ریمانڈ زیادہ چلے تو ان کو مہینہ لگ جائے. ہاں, اگر اسے بیل خدا نہ خاصہ خارج ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں آئے گی. گفتگو سے مجھے یہ زیوم ہو رہا ہے کہ کہانی 2-3 ہفتے کی ہو سکتی ہے. ہماری تو کوشش ہے اس سے کم. کوشش تو آپ کی یہ ہوگی کہ 6 گھنٹے میں نکلے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی لگ یہ رہا ہے مجھے جو لگ رہا ہے وہ 2-3 ہفتے تو کہیں نہیں گئے. یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے ابھی. بس ایسے ہی قانون نے اپنا راستہ لینا, ہم نے اپنا راستہ بنا. اور یہاں پاکستان میں قانون بڑا سلو راستہ لیتا ہے. جی سلو ہے, جب کسی کے لیے بہت تیز ہو جاتا ہے, کسی کے لیے بہت سلو ہو جاتا ہے. عبدالرحمان راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ نے تفصیل سے ہمیں اپنی سائڈ آف دا اسٹوری آپ نے شیئر کی. ناظرین, یہ ان کی سائڈ آف دا اسٹوری تھی. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے جو انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, ان کی سائڈ آف دا اسٹوری تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں, لیکن اوبیسلی ان کا تعلق اسپیسیفکلی صرف ڈکی بھائی کے کیس تک ہے. اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا کورٹ آف لا جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ڈکی بھائی کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا پھر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں. اوبیسلی عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی, نہ میں کروں گا نہ ایڈوکیٹ صاحب اس بات کا فیصلہ کریں گے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.